Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Maxwell equations. आज मैं आपको मैक्सवेल की सारी इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा कुछ खास बातें। सबसे पहले हम मैक्सवेल की पहली इक्वेशन की बात करते हैं। ये बात याद रखें, मैक्सवेल की जितनी इक्वेशंस भी हैं वो दो फॉर्म्स में बताई जाएंगी, एक इंटीग्रल फॉर्म में और दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म में। दूसरी बात, मैक्सवेल की जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी दूसरे टॉपिक्स में पहले से ही ड्राइव की जा चुकी हैं। ये उन सब को यहाँ जमा किया गया है ताकि आप फिर से उनको समझ सकें। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये इक्वेशंस आपने कहाँ पे किस टॉपिक में कवर की थी, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उन इक्वेशंस का ताल्लुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ है या मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कौन सी इक्वेशंस टाइम या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं और कौन सी इंडिपेंडेंट है। चलें पहली इक्वेशन की तरफ देखते हैं। पहली इक्वेशन जो है उसकी इंटीग्रल फॉर्म ये लिखी गई है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस। यहाँ पे डी जो है वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, और एस कोई भी सरफेस का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है। दैट्स इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी। मैं बहुत तफसील पे से इन पे बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये इक्वेशन जो है आपको पता है कि ये डाइवर्जेंस की इक्वेशन है और डाइवर्जेंस के टॉपिक में इस पे तफसील से बात की गई है। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखी गई है, और अब इसके बाद जब इसको डिफरेंशियल या पॉइंट फॉर्म में लिखा गया तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आपकी डाइवर्जेंस को शो करती है। मैंने यहाँ बताया भी है कि दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंडली, इट आल्सो बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, और इसमें जो डी का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। और इसके अलावा ये भी बताया मैंने कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और फ्रिक्वेंसी है। टाइम या फ्रिक्वेंसी के चेंज होने से इन इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और याद रखें कि जब भी डेल ऑपरेटर डॉट बन करके आता है किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ, तो इस डेल का मतलब ये है कि डाइवर्जेंस हो रही है। मीन यहाँ मतलब है डिव डी, डी वेक्टर जो है फील्ड जो है वो डाइवर्ज हो रही है। सो वहाँ पे भी हमने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कहीं डाइवर्ज होता है तो वो असल में चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। उस जगह पे जो भी चार्ज होगा उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो डाइवर्जेंस जो उसके इक्वल होती है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी। इसमें मैं दूसरी बात भी मेंशन करता चलूँ जो मैंने कई दफ़ा काफ़ी लेक्चर्स में बयान की है, वो ये कि यहाँ पे जब इंटीग्रल्स आए हैं तो एक इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल है और दूसरा इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है। तो लिहाजा ईद के अंदर के आर्गूमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो लिहाजा मैं आपको यहाँ पे क्लू दे दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों इंटीग्रल्स को एक जैसा कर लें ताकि अंदर के आप इन आर्गूमेंट्स को बाहर ला के लिख लें और आप पॉइंट फॉर्म में से कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में तब्दील कर दें। अगर ये लेफ्ट साइड का जो इक्वेशन का पार्ट है, अगर आप इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल होगा, फिर लेफ्ट साइड जो भी होगा वो राइट साइड रो वी के इस आर्गूमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कन्वर्जन के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल किया गया है, और डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देता है। तो आप इसके लिए मेरा जो है देख सकते हैं, आप डाइवर्जेंस थ्योरम का लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि ये वहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप डाइवर्जेंस का जो पहले का टॉपिक है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पॉइंट फॉर्म ला सकते हैं। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है
वो बिल्कुल पहली इक्वेशन के साथ एक गहरी मुमासलत रखती है। मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये दोनों वाज़े सामने आ जाए। पहली इक्वेशन जो है वो बिलोंग करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, जबकि दूसरी इक्वेशन जो है वो बिलोंग करती है मैग्नेटिक्स के साथ, मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ, सॉरी मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ। मीन उनका उसका मैग्नेट्स के साथ ताल्लुक है, मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुक है। लिहाजा यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो यहाँ बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल आपको अगर पहली याद हो तो आप डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, आप उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में बदल दें तो डी जो है वो बी बन जाएगा, तो सरफेस सरफेस ही रहेगी। तो लेफ्ट साइड आप देखें कि क्या इतनी ज़्यादा इन दोनों में मुमासलत है, दैट्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटीग्रल फॉर्म है इस इक्वेशन की, और इसकी जो पॉइंट फॉर्म है या डिफरेंशियल फॉर्म है वो है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो असल में ये जो पहली इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्ज होने को जाहिर करती है, और ये इक्वल टू रो भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइवर्ज होती हैं, और वो अगर होती हैं तो वो इस वैल्यू के इक्वल होती हैं। जबकि यहाँ से ये साबित हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो डाइवर्ज नहीं होती। तो जो हमारा टॉपिक था गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, उसमें हमने इस पर तफसील से बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी डाइवर्ज नहीं होती। डाइवर्ज होने का मतलब है कि वन एंडेड होना, आपका एक ही सिरा हो, या आप कन्वर्ज कर रहे हो, सिर्फ ले रहे हो या सिर्फ दे रहे हो। लेकिन मैग्नेट्स जो हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता, वो दोनों अमल एक ही वक्त में करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल से जितनी भी मैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती हैं वो साउथ पोल पे वापस जो है वो इन्वर्ट होके वापस उसके अंदर चली जाती हैं। ये अगर आप मैग्नेट को तोड़ेंगे तो फिर उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों बन जाते हैं, क्योंकि एक पोल बन ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये एक सिंगल पोल होगा तो ही आप कह सकेंगे कि वो या तो सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है या सिंक के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिज्म के साथ ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो सिर्फ सोर्स बने या सिर्फ सिंक बने। मैग्नेट्स जो हैं वो कभी भी डाइवर्ज नहीं होते मैग्नेटिज्म, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये जो असल में आप कहें डिव बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी, बी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है कभी नहीं होती, जीरो के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड्स डाइवर्ज नहीं होती, लिहाजा इक्वल टू जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स डाइवर्ज होती हैं, और वो किसके इक्वलेंट होती हैं, वो असल में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ बिलोंग करती है, और ये मैग्नेटोस्टैटिक्स की इक्वेशन है। और बी का जो एच के साथ मीन, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मिलाया था, इसी तरह से यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मिलाया है। और यहाँ जो है वो ये जो कांस्टेंट है ये एप्सिलॉन है, और यहाँ का जो कांस्टेंट है ये म्यू है। तो आपको पता है कि ये दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी आपको पता है, ये जो है वो एक परमिटिविटी है और एक परमिएबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये बताया कि ये गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स वाले टॉपिक में भी आप इसको देख सकते हैं, और ये भी टाइम और फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। वजह यह है कि आप अगर ये जानना चाहें, पहचानना चाहें कि हमारी इक्वेशन टाइम या फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है या नहीं, तो उसकी आसान बात यह है कि आप देख लें इक्वेशन में कहीं फ्रिक्वेंसी या टाइम का जिक्र है, अगर जिक्र है तो डिपेंड करेगी, अगर जिक्र ही नहीं है तो नहीं डिपेंड करेगी। तो इन इक्वेशंस में आप देखें कहीं पे भी कोई टाइम या फ्रिक्वेंसी का जिक्र नहीं है, लिहाजा ये दोनों इक्वेशंस का कोई ताल्लुक नहीं कि टाइम या फ्रिक्वेंसी के चेंज होने से इन पे कोई फ़र्क आए। तो इन दोनों में एक ख़ास सिमिलैरिटी थी जो मैंने बयान की है। अब इक्वेशन जैसे 1 और 2 के दरमियान में एक सिमिलैरिटी है, इसी तरह इक्वेशन 3 और 4 में भी एक सिमिलैरिटी है, और उनमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, और वो है कि उनमें वो टाइम और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही हैं। तो लिहाजा हम टाइम और फ्रिक्वेंसी की मौजूदगी में उनकी इक्वेशंस अलग होंगी, और वो जब नहीं होगी तो इक्वेशन अलग हो जाएगी। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रल फॉर्म की इक्वेशंस हैं इक्वेशन 3 के लिए, मैंने इंटीग्रल फॉर्म्स को 3 शक्लों में लिखा है, और मैंने पॉइंट फॉर्म को भी 3 शक्लों में लिखा है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पे ये किसी जगह एक तरह से लिखा होता है, किसी जगह दूसरी तरह से लिखा होता है। तो मैंने इन सब को इकट्ठा कर दिया है ताकि
आपकी सारी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। और वो ऐसे है कि यहाँ जो तीनों इंटीग्रल फॉर्म्स हैं ये तीनों ट्रू हैं। अच्छी बात यह है कि लेफ्ट साइड सबकी एक जैसी है, तो आपके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप राइट साइड कभी इस तरह की देखें, कभी इस तरह की, कभी इस तरह की, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये इक्वेशन असल में है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये आपको पहले लेफ्ट साइड का बता दूं कि लेफ्ट साइड कहती क्या है। लेफ्ट साइड ये है बेसिकली लाइन इंटीग्रल और क्लोज कंटूर लाइन है। मतलब कि ये क्लोज लाइन है, जिस पॉइंट से आप शुरू होते हैं पूरा चक्कर काट के उसी पॉइंट पे आप ख़त्म करते हैं। लिहाजा ये क्लोज लाइन एल इंटीग्रल के साथ एल लाइन इंटीग्रल को शो कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये क्लोज लाइन को शो कर रहा है, जैसे क्लोज कंटूर लाइन है। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस्तेमाल किया गया है और उसके के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया गया है लेंथ वेक्टर का, जो कि अलोंग लाइन लेंथ के छोटे छोटे पीसेस हैं। और ये डी एल डिफरेंशियल लेंथ है, और सारी डिफरेंशियल लेंथ जब आप इंटीग्रेट करके जमा करेंगे तो आप बेसिकली ये पूरा सर्कल आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं बार बार हर एक लेक्चर में ये बात कहता हूँ, फिर कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिकली जो है दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल टू द सरफेस है और एक along the surface or parallel to the surface है, या टेंडेंशियल टू दैट पॉइंट है। तो लिहाजा जब हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टेंडेंशियल पॉइंट कंपोनेंट लेते हैं या अलोंग द लाइन वाला कंपोनेंट लेते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो लिहाजा ये ई वो है जो अलोंग लाइन है, और दा डी एल वो लाइन है जिसके अलोंग ई की वैल्यू आप ले रहे हैं। तो ये आप छोटे 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 जो डिफरेंशियल डॉट प्रोडक्ट्स इकट्ठे करते जाएंगे तो आपके पास फिर ये पूरा आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा, अगर आप लेक्चर आप देख लें जो इसका है स्टोक्स थ्योरम का, उसमें आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं, या डाइवर्जेंस थ्योरम में आप इस चीज़ को इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल को। तो ये लेफ्ट साइड तो सबकी सेम है। राइट साइड क्या कहती है? राइट साइड कहती है, आपको पता है ये जो पहली इक्वेशन है ये कहती है माइनस सरफेस इंटीग्रल है, और ये डिफरेंशियल टाइम डेरिवेटिव है, पार्शियल जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसका डॉट प्रोडक्ट है डीएस के साथ। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है आपको पता होगा कि ये हम फैराडे लॉ में प्रूव कर चुके हैं। ये फैराडे लॉ की इक्वेशन है। फैराडे लॉ में हमने, आपको याद होगा, हमने ये जो लेफ्ट साइड थी ये बेसिकली किरचॉफ के हेल्प से उसने जो कहा था किरचॉफ के से ली गई थी, और राइट साइड जो थी वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव की थी। और हमने प्रूव किया था कि जो है ना वो ये मैग्नेटिक जो बेसिकली फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज था साई इंटू एन टर्न्स। तो उसको बाद में हमने कन्वर्ट कर दिया था फ्लक्स के लिए इक्वेशन, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में कन्वर्ट किया था। तो वहाँ आप इसकी तफसील देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में टाइम मौजूद है, लिहाजा इसलिए इस इक्वेशन को कहते हैं कि ये इंटीग्रल फॉर्म है टाइम डोमेन वाली। ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है, लेकिन वो किस में है? टाइम डोमेन। इसको आप ये भी कह सकते हैं ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ है। बेसिकली फैराडे लॉ जो है वही मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन है। तो इसको आप ये कह सकते हैं ये फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है, और ये क्योंकि टाइम लिखा हुआ है इसलिए टाइम डोमेन में है। तो नीचे जो दूसरी इक्वेशन लिखी गई है ये भी बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है। आप सिर्फ देखें एक चीज बदल गई है, जो टाइम रेट ऑफ पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज था, पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज था, हमने उसको जे ओमेगा से बदल दिया है। सिर्फ उसको जे ओमेगा से बदल दिया है। और आपको पता है कि जो ओमेगा है वो क्या है? 2πf। मतलब कि हमने इसको जे ओमेगा पुट करके तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आए। बाकी कोई तब्दीली नहीं है, माइनस का साइन अंदर साथ ले गए, कोई और तब्दीली हमने नहीं की। तो लिहाजा कोई भी इक्वेशन अगर टाइम डोमेन में हो तो आप सिंपल टाइम डेरिवेटिव जो भी है वो हटा के उसकी जगह जे ओमेगा लिख दें, तो वो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चली जाएगी। या फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो तो आप जे ओमेगा की जगह पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फील्ड वेक्टर कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चली जाएगी, या फ्रीक्वेंसी डोमेन से सॉरी टाइम डोमेन में चली जाएगी। तो लिहाजा इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। तीसरी इक्वेशन देखें, इक्वल टू जीरो। तो ये दो अगर आप कहीं देख लें तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो ऊपर कुछ और था, अब जीरो हो गया। जीरो तब हुआ है जब ये फॉर्म तो इंटीग्रल है, जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है।
तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब ओमेगा को जीरो किया जाता है। अगर ओमेगा जीरो हो तो ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो जाती है, ठीक है। और इसको मैं अब पॉइंट फॉर्म में भी बता देता हूँ। मैंने तीनों की पॉइंट फॉर्म ली है और वो आसान है, क्योंकि ये जो पहले की पॉइंट फॉर्म है वो यही इक्वेशन जो है वो बेसिकली डेल क्रॉस ई है। तो आपने देखा होगा कि फैराडे लॉ में हमने क्या किया था कि लाइन इंटीग्रल को स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल करते हुए सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया था और लेफ्ट साइड के आर्गुमेंट को राइट साइड के आर्गुमेंट्स के इक्वल करके लिखा था। तो राइट साइड का आर्गुमेंट तो ये पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव साइन के साथ ये आ गया था, और लेफ्ट साइड पे हमने जब लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला तो ये बेसिकली किसके इक्वल था, ये था डेल क्रॉस ई के या कर्ल ई के। तो लिहाजा ये देख लें कर्ल ई या डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप देख लें, और इसी तरह अगर आपको इस इक्वेशन के लिए कहूँ तो क्या होगा, आप सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज को जे ओमेगा पुट कर दें तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में पॉइंट फॉर्म हो जाएगी। और अगर आप कहें कि ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है तो फिर कर्ल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये डिव जो डेल क्रॉस ई है ये बेसिकली क्या है, कर्ल ऑफ ई है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्यों कहा गया है कि ओमेगा इक्वल टू जीरो हो जाए तो जीरो हो जाता है। तो ये काफ़ी बहस हुई थी वहाँ पे जब हमने ये बेसिकली फैराडे लॉ में हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था, और उसके आखिर में जब हमने ये पॉइंट फॉर्म लिखी थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मौजूद हो तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वहाँ ई उसके अराउंड में कर ले रही है। अगर किसी अगर 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 उसके एक्सिस के उसके सेंटर में अगर अगर बी मौजूद हो, किसी भी जगह अगर बी मौजूद हो तो उसके उसके गिर्द चक्कर लगा रही होगी क्या ई, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो तब तक चक्कर नहीं लगाएगी जब तक ये बी चेंज ना हो रहा हो। चेंज मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, या इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि एक लाइफ का नाम है, एक मूवमेंट का नाम है, टाइम भी एक मूवमेंट का नाम है। अगर वो चीज चेंज नहीं हो रही तो ये कभी भी हो बेशक हो, देखें ओमेगा जो ही जीरो हुआ, मेगा जो ही हमने जीरो किया तो ओमेगा जीरो होने से सब कुछ जीरो हो गया। तो इक्वेशन भी इस वाजे बता रही है कि अगर ओमेगा जीरो हो तो ये जीरो हो जाए। आप टाइम को बंद कर दे तो ये चेंज अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसको सिर्फ होना जरूरी नहीं है, उसका वहां पे चेंज होना जरूरी है। दैट्स वाई वो कहते हैं कि आपके लिए जरूरी है कि या रिलेटिव मोशन हो या ई चेंज हो रहा हो या भी चेंज हो रहा हो तब भी इंडक्शन होती है, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होती, ठीक है। तो ये जो पहली दोनों इक्वेशंस थी वो दोनों बेसिकली डाइवर्जेंस थी, एक ई की डाइवर्जेंस थी, दूसरी जो है डी की डाइवर्जेंस थी। डेल दोनों डेल का डॉट प्रोडक्ट थे, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ डी एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस एक मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन इसी तरह है। तीसरी इक्वेशन क्या है, वो बेसिकली कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चौथी इक्वेशन होगी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलें ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि एक तो ये इक्वेशन जो है ये बिलोंग करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो याद रखें जब भी डी या ई इन्वॉल्व हो, डी या ई और लेफ्ट साइड को हम देखना है, डी या ई इन्वॉल्व हो तो सिंपल सी बात है वो इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ बिलोंग करती है। अगर किसी जगह अगर बी या एच इन्वॉल्व हो, लेफ्ट साइड पे खास तौर पर अगर एच इन्वॉल्व हो या बी इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब वो इक्वेशन जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ बिलोंग करती है। दूसरा ये है कि ये इक्वेशन अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ प्रूफ हुई है तो आप उसके लिए जाएं फैराडे लॉ वाले लेक्चर में। और तीसरी बात यह है कि ये इक्वेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं उसमें टाइम या फ्रिक्वेंसी का ओमेगा होगा या टी टाइम होगा, तो ये डिपेंड करती है। जब आप ओमेगा जीरो करते हैं तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं रहता। तो अब मैं जब चौथी इक्वेशन पे जाऊंगा तो आपको ये सारी बातें मुझे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप देख लें अब ये चौथी इक्वेशन है, और चौथी इक्वेशन जो है वो क्या है, वो असल में हमने इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ है। तो आप एम्पेयर सर्किट लॉ के लेक्चर में जाएं, उसमें ये चीज़ हमने पूरी प्रूफ की हुई है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फील्ड वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया गया है किस इंटीग्रल के अंडर, लाइन इंटीग्रल है। तो एक क्लोज लाइन है, ठीक है, और क्लोज लाइन में
उसी तरह जो है वो लाइन इंटीग्रल दिया गया है, और हम देख रहे हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि अलोंग द लाइन, टेंजेंशियल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन मूव कर रहा है, और उसमें हर छोटे छोटे पैच के लिए उसकी वैल्यू ले रहे हैं, हर छोटे डिफरेंशियल लेंथ के लिए उसकी वैल्यू ले रहे हैं, और छोटे छोटे डॉट प्रोडक्ट्स इकट्ठे करते जा रहे हैं, और हम पूरे उस सर्कल को जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे वापस आके ख़त्म करते हैं। तो ये पूरी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो ये किसके इक्वल है? ये बेसिकली सरफेस इंटीग्रल है, और ये किसका है? ये आप देख सकते हैं कि ये करंट डेंसिटी के इक्वल है। तो ये हमारी करंट डेंसिटी है। वहाँ हमने तफसील से बात की थी कि जो करंट डेंसिटी है वो असल में करंट दो किस्म के होते हैं। एक करंट वो होता है जो फ्री चार्जेस की वजह से होता है, तो ये फ्री चार्जेस की वजह से जो हमारी करंट डेंसिटी है ये वो वाली है। और ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज, पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। तो जो करंट जो है चार्जेस की वजह से पैदा नहीं होता, बल्कि उसकी स्विचिंग की वजह से या डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैदा होता है। तो लिहाजा यहाँ इसको सम करके लिखा था। तो ये मैंने इक्वेशन एग्जैक्टली वही लिखी है जो हमने वहाँ प्रूफ की थी। तो ये बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म, हम इसे मैक्सवेल की इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म कह सकते हैं इन टाइम डोमेन, क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन में है, या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ है, क्योंकि एम्पेयर सर्किट लॉ के साथ इसका रिलेशन है। एम्पेयर सर्किट लॉ में हमने इक्वेशन ड्राइव की है। अब ये इक्वेशन जो है, क्योंकि इसमें टाइम टी है, तो लिहाजा ये टाइम डोमेन की है इंटीग्रल फॉर्म। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में बदल के दिखाएं, तो आपको कुछ भी नहीं बदलना, सिर्फ जहाँ जे प्लस भी वैसा ही रहेगा। सिर्फ इस चीज़ को देखें, हमने जे ओमेगा से चेंज कर दिया, टाइम रेट ऑफ पार्शियल टाइम रेट ऑफ चेंज को सिर्फ जे ओमेगा से कन्वर्ट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं बदला, और हमने टाइम डोमेन वाली को बदल के कह दिया अब ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड की होगी है। तीसरी इक्वेशन में हमने क्या किया है कि इंटीग्रल फॉर्म ही रखी है, लेकिन हमने ओमेगा इक्वल टू जीरो की है। तो याद कर रखें कि इसमें जब ओमेगा जीरो हो तो जे फिर भी कायम रहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि थर्ड इक्वेशन के अंदर फैराडे लॉ में जब आप जे को जीरो, ओमेगा को जीरो करते हैं, तो क्योंकि ओमेगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब ओमेगा आता है तो वो जीरो होता है, तो सब कुछ ही इक्वेशन की इस तरफ जीरो हो जाता है। जबकि एम्पेयर सर्किट लॉ के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें वो सम के अंदर आता है। तो लिहाजा अगर यहाँ ओमेगा जीरो हो जाए, टाइम जीरो हो जाए, तो उस सूरत में राइट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला फिर मौजूद रहेगा। तो लिहाजा इक्वेशन सिंपल जे डॉट डी एस हो जाएगी। लिहाजा इसमें यह फ़र्क है। और अगर मैं इस पहली इक्वेशन को कहूँ कि हम इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपको मैंने फिर बताता हूँ कि मैं लाइन इंटीग्रल को वहाँ पे मैंने जो है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। और फिर सरफेस थ्योरम में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बेसिकली कर्ल ऑफ एच बन जाएगा, या इसको डेल क्रॉस एच बन गया। तो राइट साइड पे जे प्लस ये वाला जो आर्गूमेंट है ये नीचे यहाँ ले आए, तो ये वहाँ पे भी प्रूफ किया था, ये हमने लिख दिया है। इसी तरह अगर इसी पॉइंट फॉर्म को अगर आप कर्ल ऑफ एच को जो है ना फ्रिक्वेंसी डोमेन में लाएंगे तो जे प्लस जे ओमेगा डी कर देंगे। और अगर आप ओमेगा को जीरो करेंगे तो ये राइट वाला जो सम वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट वाला रह जाएगा। तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे। तो ये बेसिकली बताता है कि किसी भी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, जो किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कर लेती है, वो तो लेती है। जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाजमी कर्ल लेती है। वो कहता है कि जब भी वो कहीं कर्ल ले रही होती है, एक चक्कर काट रही होती है, उसका तवाफ कर रही होती है, तो उसके एक्सिस में करंट डेंसिटी मौजूद होती है। उसके एक्सिस में करंट डेंसिटी मौजूद होती है। इसको उल्टा करके देख लें तो आप कहते हैं कि जब आप कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द सर्कल बन जाते हैं, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, उसके सर्कल्स बन जाते हैं। तो हम अगर कहें कि पूरे कंडक्टर की लेंथ ना लें, हम बहुत ही छोटा सा हिस्सा ले लें, उस छोटे से पॉइंट के गिर्द जो कि एच जो है वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, वो उस पॉइंट पे मौजूद करंट डेंसिटी के इक्वल होता है। तो ये लॉ जो है ये आप देख सकते हैं, हमारा एम्पेयर सर्किट लॉ में इस बात को बयान किया है। और मैंने इसीलिए दोबारा से लिखा है कि बिलोंग्स टू मैग्नेटोस्टैटिक्स, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड पे एच इन्वॉल्व है, और आपने लेफ्ट साइड के मुताबिक देखना है कि किस क्या इन्वॉल्व है। अगर एच इन्वॉल्व है तो आप समझ जाएंगे ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ रिलेट करती है और रिप्रेजेंट एम्पेयर सर्किट लॉ। मज़ीद तफसील देखना चाहते हैं तो एम्पेयर सर्किट लॉ देख लें। और अगर आप तीसरी मैंने लिख दिया कि टाइम फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है,
तो ये वाकई डिपेंडेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से जो है मैक्सवेल की इक्वेशंस की बेहतर समझ आई होगी, और मैं बार बार कहूँगा कि आप इनको बार बार लिखें, एक दूसरे से कंपेयर करें, ताकि और अच्छी आपको इनको समझ आ जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और इंशाल्लाह आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखें ताकि आपको मज़ीद चीज़ों की समझ आए। थैंक यू वेरी मच।